स्वागत है आपका परीक्षा स्टडी 24 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के विषय सामाजिक को कराएंगे। जो छात्र नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी वाले बटन को दबा लें, जिससे नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, समझते हैं। मौर्य साम्राज्य हम आपको आपके सिलेबस के अनुसार पढ़ा रहे हैं। हम आपको आपके सिलेबस के अनुसार पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आपका महाजनपद हम करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं? महाजनपद। ठीक है, तो महाजनपद में ही है ये वाला टॉपिक, तो इसे देख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद जैन बौद्ध, ठीक है, ये कराएंगे हम आपको जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में। तो नोट्स बनाते चलें और वीडियो को अपने दोस्तों में तथा डीएलएड ग्रुपों में शेयर कर दें। समझते हैं। चंद्रगुप्त के बारे में समझते हैं कि जो चंद्रगुप्त थे उन्होंने चाणक्य से कूटनीति एवं रण कौशल सीखे थे। ठीक है, नंद वंश का जो अंतिम शासक था घनानंद, नंद वंश का जो अंतिम शासक था घनानंद, उसको पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना की थी। किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, तो पराजित कब किया था? पराजित किया था 322 ईसा पूर्व में। ठीक है, तो ये था। अब समझते हैं लिखना कैसे आपको कि चंद्रगुप्त ने चाणक्य को ही कौटिल्य कहते हैं और चाणक्य को ही विष्णुगुप्त कहते हैं। चाणक्य ने एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम था अर्थशास्त्र। क्या था? अर्थशास्त्र। ठीक है, इकोनॉमिक्स। तो ये एक पुस्तक थी। ठीक है, तो इस पुस्तक में किसका वर्णन था? इस पुस्तक में वर्णन था राजनीति, आर्थिक और सामाजिक। ठीक है, ये पूछा जाता है। तो चंद्रगुप्त ने चाणक्य की कूटनीति एवं रण कौशल द्वारा नंदन वंश के अंतिम शासक घनानंद, कौन थे? नंद वंश के अंतिम शासक कौन थे? घनानंद। इनको पराजित कर 322 ईसा पूर्व में मगध में मौर्य वंश की स्थापना की थी। ठीक है, यूनानी सेनापति सेल्यूकस ने 305 ईसा पूर्व में पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया, जिसे चंद्रगुप्त ने पराजित कर दिया था। ठीक है, परास्त कर दिया या पराजित कर दिया था। किसे? सेल्यूकस को। सेल्यूकस ने मेगास्थनीज नामक राजदूत चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा। यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त के लिए सेंड्रोकोटस नाम का उल्लेख किया है। ठीक है, मेगास्थनीज की इंडिका, मेगास्थनीज ने पुस्तक लिखी है, उसका नाम है इंडिका। और कौटिल्य या फिर चाणक्य ने जो पुस्तक लिखी है उसका नाम है अर्थशास्त्र। ठीक है, पुस्तकों में, इन दोनों ही पुस्तकों में मौर्य के विशाल प्रशासन तंत्र की जानकारी मिलती है। तो यदि पूछा जाए कि मौर्य वंश की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है या कहाँ पर इसका वर्णन है, तो मेगास्थनीज की जो पुस्तक है इंडिका और चाणक्य की जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, उसमें मिलता है। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। कौन थे? प्रधानमंत्री। चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र पुस्तक में उस समय के तात्कालिक, मतलब उस समय के सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक स्थिति का वर्णन है। ठीक है, इस प्रकार आप लिख सकते हो। ये प्रश्न पूछा गया है। मौर्य शासन में न्यायाधीश को, किसको? न्यायाधीश को राजुक कहते थे। चंद्रगुप्त ने भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। तो चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की दीक्षा किससे ली थी? भद्रबाहु से ली थी। और चंद्रगुप्त की मृत्यु हुई थी 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? श्रवणबेलगोला में। चंद्रगुप्त की मृत्यु के पश्चात उसका बेटा था, कौन था? बिंदुसार। ये गद्दी पर बैठा, राजगद्दी पर बैठा। मौर्य प्रशासन
मौर्य प्रशासन के बारे में समझते हैं। साम्राज्य के अच्छे प्रशासन के लिए 3 स्तरों की शासन व्यवस्था थी। किस प्रकार की थी? यानी प्रांत, जनपद और गांव, ये 3 प्रकार की शासन व्यवस्था थी। ठीक है, यानी प्रांतीय शासन व्यवस्था देखना किसका काम था? राज्यपाल का। ठीक है, स्थानीय शासन व्यवस्था देखना किसका काम था? स्थानिक का। ठीक है, गांव की समस्याओं को ग्रामिक द्वारा ग्राम सभा की सहायता से हल किया जाता था। कौन करता था? ग्रामिक। ठीक है, साम्राज्य, जो राजा था वो आंतरिक एवं बाहरी आक्रमण से बचाव करता था, और मंत्रिपरिषद क्या करता था? राजा को सलाह देता था। ठीक है, बिंदुसार के बारे में समझते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का जो उत्तराधिकारी बना था वो उसका बेटा था। वो कौन था? बिंदुसार था। कब बना? 298 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। इसे अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता था? अमित्र घात। अमित्र घात का मतलब होता है शत्रु विनाशक। क्या होता है? शत्रु विनाशक। स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डायमेकस नामक राजदूत भेजा था। बिंदुसार के बाद उसका बेटा अशोक मगध की गद्दी पर बैठा। तो अशोक के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि बिंदुसार के बाद उसका बेटा था। कौन था? बिंदुसार का जो बेटा था वो था अशोक, और बिंदुसार की मृत्यु के बाद जो मगध की गद्दी पर बैठा था वो अशोक बैठा था। यानी यह 269 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा, यानी 269 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। कहाँ का राज्यपाल था? अवंती का राज्यपाल था। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो साम्राज्य स्थापित किया उसमें से कलिंग स्वतंत्र हो गया था। उत्तराधिकार प्राप्त करने के बाद अशोक के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि कलिंग की विजय। तो कलिंग की विजय उन्होंने की थी। ठीक है, तो अशोक ने कलिंग को युद्ध में जीत लिया, लेकिन युद्ध में कलिंग की भीषण सेना मारी गई। कलिंग में क्या हुआ? जब कलिंग युद्ध हुआ तो उसमें भीषण सेना मारी गई। कलिंग में भीषण सेना मारी गई, अत्यधिक रक्तपात हुआ। इसे देख अशोक ने भविष्य में कोई युद्ध नहीं लड़ने का निर्णय लिया। इस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। कौन सा धर्म अपना लिया था? बौद्ध धर्म अपना लिया था। भारत में शिलालेख का सबसे पहले प्रचलन अशोक ने किया था। जो शिलालेख लिखवाए जाते थे उसका प्रचलन किसने किया था? प्रारंभ अशोक ने किया था। अशोक द्वारा शिलालेख में ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। ठीक है, किसका प्रयोग कराया था? इन लिपियों का प्रयोग कराया था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। यह भी प्रश्न पूछा जाता है। अशोक के शिलालेखों की जो संख्या है वो 14 है। अशोक के लुम्बिनी से प्राप्त अभिलेख में अशोक ने भू राजस्व का 1/8 भाग की घोषणा की थी। कितने भाग की? 1/8 भाग की। सांची का स्तूप है वो मध्य प्रदेश में है। यह प्रश्न पूछा गया है, सांची का स्तूप कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में है। अशोक का सबसे लंबा जो अभिलेख है वो 7वां अभिलेख है। अशोक का जो सबसे लंबा अभिलेख है वो 7वां अभिलेख है। अशोक का सबसे छोटा अभिलेख है वो कौन सा है? रुमितदेई। ठीक है, रुमितदेई है सबसे छोटा, और सबसे लंबा 7वां है। मौर्य वंश का जो अंतिम शासक है वो बृहदत्त था। कौन था? बृहदत्त था। इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने की थी 185 ईसा पूर्व में।
ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, मगध की गद्दी पर शुंग वंश की नींव डली। ठीक है। मौर्य साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे? ठीक है। मौर्य साम्राज्य का विभाजन, कमजोर उत्तराधिकारी, अशोक का अहिंसा की नीति को अपनाना, मौर्य अर्थव्यवस्था पर दबाव। ठीक है। तो इस प्रकार थे ये। और प्रश्न देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट। शक संवत 78 ईसा पूर्व कब प्रारंभ हुआ? 78 ईसा पूर्व कनिष्क द्वारा चलाया गया था। विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व में चलाया गया। साम्राज्य शासनकाल और यात्री, विदेशी यात्री आए थे। मौर्य वंश में मौर्य साम्राज्य था, किसका शासनकाल था? चंद्रगुप्त मौर्य का। तब कौन आया था? मेगस्थनीज आया था, विदेशी यात्री। गुप्त साम्राज्य में कौन आया था? फायान आया था पहले। ठीक है। फायान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। वर्धन वंश था, तब हैनसांग आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। तो ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है। आर्यभट्ट कौन है? खगोल शास्त्री थे। आर्यभट्ट खगोल शास्त्री थे। दो विदेशी यात्रियों के नाम मेगस्थनीज और फायान आप लिख सकते हो, दो विदेशी यात्री जो भारत में आए थे। तो इस प्रकार ये छोटा सा टॉपिक है। वीडियो को अपने दोस्तों में, डीएलएड ग्रुपों में ज़रूर शेयर कर दें और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें। जो छात्र टेलीग्राम ग्रुप पर हैं, ठीक है, तो वहाँ पर हम लिंक दे देंगे। जिन्होंने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें। उसके बाद DELED, ठीक है, DELED PS24 लिख लें। तो इतना सर्च करें, पहले प्ले स्टोर से टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लें। टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करने के बाद आप सर्च करेंगे @DLED PS24, तो आप सर्च कर देंगे जो परीक्षा स्टडी 24 यूट्यूब चैनल है उसे, तो उसे ज्वाइन कर लेना। ठीक है। वहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप दे देंगे, तो आप अपने दोस्तों में, डीएलएड ग्रुपों में शेयर कर सकते हो। ठीक है। जिससे अधिक से अधिक छात्र जुड़ सकें। ठीक है।